बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी रहनुमा और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला कल से लापता हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वो खुद रुपोश हो गए हैं। आखिर इस रुपोशी की क्या वजह है? वो अचानक से अपना काफिला छोड़कर सीएम हाउस क्यों आए, जो केपी हाउस है यहाँ पर इस्लामाबाद में? केपी हाउस आने की वजह क्या थी? किससे बातचीत करनी थी? फिर हुकूमत की तरफ से ये दावा किया गया एक वीडियो क्लिप चला के एक शख्स जो है वो उनका कद काट तकरीबन अली अमीन गंडापुर साहब जैसा ही है, वो आए, उन्होंने कपड़े तब्दील किए और वो वहाँ से निकल गए और उन्होंने उनको हिरासत में नहीं लिया। उससे पहले कल जब 3 बजे के करीब बहुत सारे ज़राए ये दावा कर रहे थे कि वहाँ पे एफसी और रेंजर्स पहुँचे, आईजी इस्लामाबाद पहुँचे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हुकूमत ने फिर उसके बाद जो सरकारी ज़राए थे उनके ज़रिए भी और फिर उसके बाद जो ज़राए थे वजारत दाखिला के, उन्होंने भी इसकी तरदीद कर दी। ये सूरत हाल इसको अफसोसनाक कहना चाहिए, तशवीशनाक कहना चाहिए, लेकिन ये अपने हिसाब से एक मुनफरिद वाक़या है। एक सूबे का वज़ीर आला जो कि एक काफ़िले को लेके इस्लामाबाद में एहतजाज करने आ रहे थे और जनाब वो गायब हो गए हैं और अब हुकूमत कहती है कि वो खुद ही भाग गए हैं, वो खुद कहीं भाग गए हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी कि वो खुद चले गए हैं। खुद क्यों चले गए हैं और अगर वो किसी और के पास हैं तो क्यों हैं, और अब तक वो सामने क्यों नहीं आए और उनकी जमात में किसी को नहीं मालूम कि आखिर ऐसा क्या हुआ। एक और मामला भी है इस पूरे जो एहतजाज की कॉल थी और उसके बाद जो काफ़िला खैबर पख्तूनख्वा से चला इस्लामाबाद तक, क्या इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी थी उसको लीड करने के लिए तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा था, लेकिन क्या बाकी लीडरशिप को उन्होंने मना किया था? हमने 9 मई में भी देखा था कि जो दरमियान की टियर है लीडरशिप की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, वो गायब हो जाती है ऐसे तमाम मौके से। कल भी हमने, परसों भी हमने देखा कि वो गायब हो गए और बाद उन्होंने कहा जी हमारी पार्टी पॉलिसी है। भाई आपकी जमात एक इतना बड़ा एहतजाज कर रही है, आप अपने हिसाब से इनकलाब लाने की तहरीक चला रहे हैं और आप सारे गायब हो जाते हैं। एक शख्स मंजर पे था और वो भी अब मंजर से गायब हो गया है। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप कहाँ थी? क्या ये इस स्ट्रैटेजी से क्या फ़ायदा होगा? ये किस जमात में ऐसे होता है कि कोई बड़ी तहरीक चल रही है और बाकी तमाम लीडर्स जो हैं वो गायब हो जाएं? बैरिस्टर गौहर साहब हमें नज़र नहीं आए, उमर अयूब साहब हमें नज़र नहीं आए। उस कंटेनर पे उस काफ़िले के साथ बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, कोई भी शख्स वहाँ पर मौजूद क्यों नहीं था? अब ये मामला कब सुलझेगा और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसको दुनिया ज़ाहिर है बहुत करीब से देखती है। हमारे बहुत सारे जो अब एक ज़ाहिर है हम सबसे बड़ी नौजवान आबादी अब कहते हैं अपने आप को, एक बहुत बड़ा असासा, नौजवान इस सियासत के खेल को कैसे देख रहे हैं, कुछ उसका तज्जिया आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से जाने से पहले आपको याद करवाएं जो कल जो कुछ हुआ। वज़ीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर साहब, वो उनका जो काफ़िला था वो पहले इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा के पास गया। टोल प्लाज़ा से वज़ीर आला ने वापस संगजानी जाने का फ़ैसला किया। जब वो संगजानी में काफ़िले से जब पहुँचे वहाँ से, तो वहाँ काफ़िले से वो अलग हो गए और फिर वो जब दोबारा नज़र आए तो इस्लामाबाद में चाइना चौक एक जगह है, वहाँ पर बड़ी मरकज़ी जगह है, वहाँ पर आए और चाइना चौक से 3 बजे के बाद वज़ीर आला जो हैं वो कहा गया कि केपी हाउस पहुँचे हैं और फिर वो गायब हो गए। और वज़ीर आला के जो भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर साहब, वो कहते हैं जी कि अली अमीन से ताहाल रब्ता नहीं हुआ। पुलिस और रेंजर्स ने केपी हाउस पर धावा बोला था। उस वक्त वज़ीर आला जो है अली अमीन गंडापुर साहब वो वहाँ पर केपी हाउस में मौजूद थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कहते हैं बैरिस्टर सैफ साहब कि केपी हाउस में वज़ीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है और केपी हाउस में तोड़ फोड़ भी हुई है। इसका मतलब है कि वज़ीर आला को ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया है। और जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो कहते हैं जी कि अली अमीन गंडापुर साहब किसी इदारे की तहवील में नहीं हैं। अली अमीन गंडापुर साहब केपी हाउस से भाग गए थे, जिसकी फुटेजेस मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार अमीर अब्बास साहब, पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार किरण नाज साहिबा, सिनेक पर्सन भी हैं, और शहबाज खोसा साहब जो कि रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ के। किरण नाज साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। कहाँ गए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला? इनकलाब की तहरीक लेके चले थे, हुकूमत का दावा आपको कैसा लग रहा है? मोहसिन नकवी साहब कहते हैं खुद भाग गए और कल भी मैं नून लीग के लोगों से बात कर रही थी, वो कह रहे थे वो तो बड़े तंग आके चले गए कि वो अकेले बेचारे मुसीबत पे पड़े हुए हैं, बाकी सब गायब हैं, इमरान खान साहब खुद जेल में बैठे हुए। बहुत शुक्रिया आपका तंजीला साहिबा अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। कल से लेकर आज तक बहुत सारी चीजें, इनफैक्ट जब ये धरने का और एहतजाज का सो कॉल्ड आगाज हुआ था, तब से लेकर अब तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हैरान कर देने वाली हैं
और गालिबन वो पिछली एपिसोड का एक शाफसाना भी है। इसी तरह से हमने देखा था यमीन गड्डापुर साहब पहले भी आ रहे थे, लेकिन फिर वो पहुंचे नहीं थे, फिर वो सारी रात गायब रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मालूम नहीं था कि वो कहाँ हैं, और फिर एकदम नमूदार हुए और बताया गया कि जी उनके फोन्स ऑफ थे और वो कहीं आराम से बैठे हुए थे। और आज भी यही इसी तरह की कहानी है कि ना वजीर दाखिला को मालूम है, ना पीटीआई के अपने लोगों को मालूम है, और ना बाकी लोगों को मालूम है कि वजीर आला साहब कहाँ चले गए। अब अल्लाह जाने कि उनको यही इंस्ट्रक्शंस थी, यही हिदायत थी कि आपने इसी तरह से आना है और सीएम हाउस में जाना है, और फिर उसके बाद वहां से कहाँ चले जाना है। अब ये तो जब वो सामने आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन तंजीला साहब, कल से लेकर अब तक बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं, जिसके ऊपर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो पीएमएलएन के फुट स्टेप्स को फॉलो करती है, लेकिन वो अपनी हदों से आगे बढ़ जाती है। लाइक जहां तक पीएमएलएन रही, उससे वो जरा आगे निकल के खेलते हैं, और फिर इतना आगे निकलते हैं कि अपना नुकसान कर लेते हैं। अब वो पुरानी मिसालें, क्योंकि हम बहुत दफा इसे डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमला किया गया, या जिस वक्त पीएमएलएन ऑपोजिशन में थी वो इदारों पर तनकीद करती थी, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में आए तो वो जब उन्होंने इदारों पर तनकीद करना शुरू की तो वो फिर हदों से ही आगे निकल गए। अब इसी तरीके से कल मैं देख रही थी मेहर बानो कुरैशी साहिबा, ये मेरे प्रोग्राम में मौजूद थी, जो पहले मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बात कर रही थी, तो उसमें शहबाज शरीफ भी याद होंगे आपको, जो नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन फिर वो नहीं पहुंचे थे। तो इसी तरह से अब मुझे जो है ना, वो अली अमीन गंडापुर साहब भी दिखाई देते हैं कि उनको कहीं पर पहुंचना होता है, लेकिन फिर वो नहीं पहुंच पाते, और फिर कुछ दिनों के बाद हमें मालूम होता है कि वो कहीं पर मौजूद थे और उनका राब्ता खत्म हो गया था। लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है मेरे लिए कि आपने लीडरशिप की अपने इंट्रो में बात की, आगाज में बात की कि लीडरशिप कहीं नजर नहीं आ रही होती है पीएमएलएन की। मेरे करियर के आगाज में मुझे याद है तंजीला साहिबा कि हम एक पिक्चर देखा करते थे, वो ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए बेसिकली हुआ करती थी कि जो बॉस होता है वो पीछे बैठता है, जो उसके वर्कर्स होते हैं वो बेचारे आगे बैठते हैं, और वो उनका खून चूस चूस कर जो है ना, वो फटे हाल और बेहाल हो चुके होते हैं, और बॉस जो है उसका पेट इतना बड़ा हो चुका होता है, और जो लीडर होता है वो फ्रंट फुट पर होता है, और जो उसके वर्कर्स होते हैं या जो उसके सपोर्टर्स होते हैं, जो उसके फॉलोअर्स होते हैं, वो उसके फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है। तो फिर यहाँ पर सोचने की बात यह है कि ये यहाँ पर ये बॉस वाला सिलसिला चल रहा है या लीडरशिप चल रही है, क्योंकि कल मेहरबानो कुरैशी साहिबा मेरे प्रोग्राम में मौजूद थी, और जो आपने बात कही एग्जैक्टली मैंने उनसे यही सवाल किया कि चले केपी की तो हमें कहीं भी किसी भी तरीके से अली अमीन गंडापुर साहब की ही तवसुत से अगर कहीं ना कहीं हमें उनकी लीडरशिप नजर आती है, लेकिन बाकी पंजाब की क़यादत और दीगर क़यादत कहाँ है? तो उन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया था कि जिसने मुझे हैरान कर दिया था। उन्होंने कहा कि क्योंकि आपको पता है कि सारे लोग जो हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है कि जो हमारी लीडरशिप हो, चले इस पॉलिसी के ऊपर मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं जरा और अमीर अब्बास साहब से जुमला कंप्लीट करने दीजिए, सिर्फ जुमला कंप्लीट करने दीजिए। वो ये कि आपने अपने वर्कर्स को, अपने कारकुनों को पुलिस से पिटने के लिए, आंसू गैस शेल खाने के लिए और जेलों में बंद होने के लिए छोड़ा हुआ है, और आपकी लीडरशिप इस वजह से बाहर नहीं निकलती है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, वो गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है और बड़े शर्म की बात भी आई थी। बिल्कुल, बहुत नामुनासिब बात है। और फिर 9 मई में भी हमने देखा था कि अपने लोगों से मुकर गए, आपके हमारे लोग ही नहीं हैं, यानी कि जिन लोगों ने आपकी वजह से मुकदमे भी भुगते, आपके साथ थे, आधे होंगे आपके, आधे नहीं होंगे, चलें उस पर बहस हो सकती है, फैसला हो जाएगा जब कभी भी इन केसेस का फैसला होगा। अमीर अब्बास साहब, अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ गए, ये तो सवाल सभी पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस सवाल में कि अली अमीन गंडापुर साहब अपना काफिला छोड़कर केपी हाउस क्यों आए? कोई आपके पास खबर हो, कोई इनसाइड स्टोरी हो, बताइए कि आखिर ऐसा क्या माजरा हुआ, किसके कहने पे आए, क्यों आए? क्योंकि वो तो काफिले को लीड करके आ रहे थे, उसूली तौर पर तो उनको काफिले के साथ ही रहना चाहिए था। जी बहुत शुक्रिया। एक तो आपका इब्तिदाइया बहुत खूबसूरत था, और खास तौर पे उसमें आपने जो आज के नौजवान को लिंक किया है ना, कि वो क्या सोच रहा होगा पाकिस्तानी सियासत के बारे में, क्या देख रहा होगा। ये जो मिसिंग लिंक है ना, कि अली अमीन गंडापुर अचानक डाइवर्ट होके और मागला एवेन्यू से, जो मागला एवेन्यू 2 है, वहां से वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए, बजाय ये कि वो श्रीनगर हाईवे की तरफ से आते इस्लामाबाद में दाखिल होते। उन्होंने ये रूट क्यों तब्दील किया, और वो फिर डी चौक पहुंच के केपी के हाउस क्यों चले गए? ये एक मिसिंग लिंक है जो बहरहाल जब तक वो सामने नहीं आएंगे तब तक उसका जवाब तो हम भी तलाश कर रहे हैं इस्लामाबाद में, हमें भी कल से कोई जवाब नहीं मिल रहा कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या ये कोई सियासी हिकमत अमली थी? क्या ये कोई उन पर दबाव था? क्या
बीच में किसी कुव्वत ने मुदाखलत की है, क्या उन्हें कोई खतरा लाक था, क्या वजह है? हम तो इम्कानात पर ही बात कर सकते हैं कि ये इम्कानात हो सकते हैं, लेकिन जब तक वो सामने नहीं आएंगे तब तक हम इसका जवाब नहीं ढूंढ सकते। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये तंजीला साहब ये ज़मीनी है। असल इशू ये है कि आपने पाकिस्तान के एक 2/3 मेजॉरिटी से जीतने वाले चीफ मिनिस्टर को 2/3 मेजॉरिटी से जीतने वाले चीफ मिनिस्टर को गुज़श्ता 24 घंटे से आपने अगवा कर रखा। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जी वो खुद भाग के चला गया, और एक साहब कह रहे हैं वो डिग्गी में बैठ के चला गया, कोई कह रहा है जी वो भेस बदल के चला गया, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये कलंक है सियासत पे, खुदा की कसम ये लोग कलंक है पाकिस्तानी सियासत पे, ये कालक है पाकिस्तानी सियासत के मुंह पर, जमहूर के मुंह पर। इनको शर्म, क्या अली अमीन गंडापुर किसी जगह पे बैठ के बच्चों की तरह छुपन छुपाई खेल रहा है? उसने सारी कौम को मामू बनाया हुआ कि हाँ मैं छुप गया हूं चारपाई के नीचे या बिस्तर के नीचे या अलमारी के पीछे, मुझे ढूंढ लो। क्या वो नहीं इस वक्त बैठ के टीवी पे देख रहा होगा कि तंजीला मजहर भी सवाल कर रही है शो में, किरण नाज भी शो कर रही है, अमीर अब्बास भी पूछ रहा है, सारी दुनिया पूछ रही है, मुझे ढूंढ रही है कि मैं गायब हूं, और मैं यूं हाथ पीछे बांध के और मैं बैठा तमाशा देख रहा हूं कि मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं गायब हुआ हूं। याद रखें, वो जो कहते हैं ना कि हवा किसी की नहीं, चराग सबके बुझते हैं। ये जो 9 मई सुनाया जाता है ना हर वक्त, 9 मई की गर्दान, आइंदा से जो मेरे सामने 9 मई रखेगा मैं उसको 5 अक्टूबर सुनाऊंगा। मेरे लिए पाकिस्तान का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो ज्यादा सुप्रीम है किसी भी और ताकत से। 9 मई इसलिए इतना बड़ा जुर्म बना दिया ना कि वो एक स्टेट इंस्टॉलेशन पर हमला हो गया। चीफ मिनिस्टर हाउस स्टेट इंस्टॉलेशन नहीं है, ये कोई गंगू तेली रहता है उसके अंदर। लेकिन वो पिछली बार भी जब गायब हुए थे, घोष रहता है, इधर गंगू तेली रहता है। नहीं, जब पिछली बार भी गायब हुए थे, जाहिर बात है उस वक्त भी जो आप अभी जिस तरह के जज्बात का इजहार कर रहे हैं, उस वक्त भी पीटीआई के लोगों के यही जज्बात थे, लेकिन उसके बाद वो सामने आए और उन्होंने कहा मैं तो बस मीटिंग के लिए गया था, वो तो कौमी सलामती की मीटिंग थी। वो भी है ना जिसकी ये बात कर रहे हैं अमीर। अगर वो सच बोल दे आप और मैं, सच चलाएंगे वो? आप मैं और किरण चलाएंगे वो सच? सर वो तो हिम्मत करें, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चली जाना है। नहीं तो सोशल मीडिया की बात तो ना करें ना किरण, पर हिम्मत करें ना तंजीला, आप हिम्मत करें ना। हिम्मत तो वही नहीं कर रहे ना बताने। बात ये है कि जो वो क्या कहते हैं वो अमीर, वो कहते हैं कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, वो वाली हिसाब है। नहीं देखिए, अब आप एक आदमी, आप जानते हैं, आपको भी पता है कि किसने अली अमीन को 8 घंटे गायब किया था। अब ना करें ना, भरम रहने दे जो भरम है यार। क्या अब जो मजलूम है आप उसका तमाशा उड़वाना चाह रहे हैं? ये वो हिम्मत क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, हमें इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि हम उठाने वाले को कंडेम कर सके। मुझे बताएं कि बगैर किसी सबूत के मैं कैसे कह दूं, बगैर किसी एक मेरे पास एक सहाफी के तौर पे 2 तरीके हैं। एक मेरे सोर्सेज हैं, सोर्सेज से हमने चेक किया, उन्होंने कहा जी किसी की तहवील में नहीं है। दूसरे सरकारी तर्जुमान हैं जो कि वजारत दाखिला के, वो कहते हैं जी हमने नहीं उनको किया अरेस्ट किसी भी तरह से, किसी केस में। इतना अर्सा सहाफत में गुजार के भी देखिए ना, अगर इतना हमें बाज़ औक़ात खबर नहीं चाहिए, हमें खबर की जरूरत नहीं होती। ठीक, हमें खबर की बुनियाद का पता होता है। अच्छा, मैं वापस आपके पास भी आती हूँ। मुझे एक जो चीज मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है ना, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गायब क्यों हो जाती है। मैं जरा उस पर आती हूँ, लेकिन जरा खोसा साहब से पूछे ना कि उनके सीएम कहाँ हैं। खोसा साहब, मैं अगर मुझे एक कमेंट करने दें आप। जी 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 जी। देखिए, हम किसी सियासी जमात की सियासी हिकमत अमली पर सवाल उस पर तज्जिया कर सकते हैं, राय दे सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन किसी सियासी जमात ने हिकमत अमली मुझसे और आपसे पूछ के तो नहीं बनानी ना। यही पीटीआई थी जब अभी फैसलाबाद में पीटीआई ने मियांवाली में और बहावलपुर में एहतजाज किया, तो मियांवाली में उसको बैरिस्टर उमैर न्याजी जो एमएनए है वो लीड कर रहा था। ठीक, फैसलाबाद में 5 एमपीएस गिरफ्तार हुए। 75 साल का बूढ़ा एमपीए मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर, उसको उठाया गया, उसको उठा के पुलिस वैन में ठोका गया। साहिबजादा हामिद रजा के भाई को उठाया गया। ऐसा नहीं है कि वो नहीं निकले, लेकिन उनकी हिकमत अमली होगी ना। वो हिकमत अमली एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट अपनी हिकमत दे सकता है। हम उस पर सवाल उठा सकते हैं, बिल्कुल हम उस पर तजिया कर सकते हैं, लेकिन हमसे तो नहीं पूछेगा ना नवाज शरीफ के मैंने क्या हिकमत अमली बनानी है। बिल्कुल ठीक है। बिलावल को हम बताएं आप बैठ के
बिल्कुल ठीक है। शहबाज खोसा साहब कहाँ हैं आपके वजीर आला सर? ये तो एक बार पहले भी हो चुका है, जाहिर बात है जब उनके साथ ये पहले हुआ, एक क्योंकि आप वकील हैं तो मैं दो तरह की चीज़ें आपसे पूछती हूँ। आपके साथ पहली बार अगर कोई वाक़या हो, आप ऐसे ही किसी मीटिंग में किसी जगह जाएं, किसी से मिलने जाएं और आप वहाँ पे गायब हो जाएं, अमीर अब्बास साहब कहते हैं हमें पता उनको किसने गायब किया था, गायब कर दिए जाएं, चले मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर लेती हूँ, दोबारा फिर वैसे ही किसी के साथ रब्ता करके दोबारा किसी ऐसी सूरत हाल में जाने के लिए चले जाएं, कुछ ऐसा अपेरेंटली आपको लग रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सियासी काफ़िले के साथ हों, आपने इतना चार्ज क्राउड आप लेके वहाँ से निकले हैं और आप इनकलाब लाने के लिए निकले हैं और आप बग़ैर किसी को बताए अपनी हुकूमत को, अपने भाई को, अपने तर्जुमानों को, अपनी पार्टी को, आप अचानक से एक सोलो फ्लाइट पे चले जाएं और आप ऐसे फैसले करें कि जिसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी बताना चाहूंगा कि मैं एक एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, मेरे वालिद साहब पीटीआई के एमएनए हैं और इससे पहले पीपल्स पार्टी में रह चुके हुए हैं। जी, और जी। यही सारा कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज के खिलाफ हम उस जमाने में बात करते रहे हैं और आज जो है पीटीआई का साथ दे रहे हैं इसी तरह की एक्टिविटीज के खिलाफ। ये कह देना कि सीएम केपीके का मैं आपके इंट्रोडक्शन से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ। सीएम केपीके इमरान खान की आवाज पर लश्कर अपना पॉलिटिकल लश्कर लेकर आए और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से उसकी क़यादत की और बहुत ही फोर्सफुली आपने देखा कि पीटीआई ने अपना पूरा क्राउड इकट्ठा किया और अपनी स्टेटमेंट बनाई। और इसके बाद इनको जाहिर बात है, ये आप भी इतने अरसे से जर्नलिज्म में हैं, हम भी इतने अरसे से वकालत में हैं, हमें पता है यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता, कहाँ से मैसेज आया आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप एजाज सैयद साहब जियो के रिपोर्टर हैं उनसे पूछ लें, मुनीर फारूक साहब हैं उनसे पूछ लें, या असद तूर साहब से पूछ लें कि कौन सा मैस है, कहाँ पर सर क्यों लेते हैं मैसेज? सर जब आप पिछली मीटिंग के बाद जब आप खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे तो आपने वहां पे क्या क्या गुफ्तगू नहीं की, फिर दूसरी बार ना सुने पैगाम? सर आप क्या चाहती हैं इस मुल्क में एक ब्लडी रेवोल्यूशन है और यहाँ पर सब एक दूसरे की गर्दनें काट कर, इक़्तिदार वालों को गर्दनें काट कर उठाकर बाहर फेंक दें? आपने वैसे मेरे इंट्रोडक्शन से जो तासुर लिया, मैं अली अमीन गंडापुर साहब की लीडरशिप पे बात नहीं कर रही थी। देखें, मैं बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, आतिफ खान हैं, शहराम तरक्की हैं, हामिद मीर साहब, जो इन्होंने अभी एक मेहर बुखारी साहिबा के शो में कहा कि 50 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर की गई पीटीआई के एमएनए हाजी इम्तियाज साहब को, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की ऑफर की गई और साथ 20 अरब रुपए का डेवलपमेंट फंड ऑफर किया गया कि ये जो आईनी पैकेज आ रहा है इसमें हमारी मदद करें, हमें वोट दें। इतना तो कीमती है, इतनी तो ये 63A की जजमेंट के बाद ये डेस्परेट हो गई है हुकूमत के जुडिशरी को नीचे लगा ले। यहाँ पर अगर जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स लेकर आती पीटीआई, सबको अरेस्ट किया जाता और सबके यहाँ रेट लगाकर ये आईनी। ठीक, अच्छा जरा इसी नुक्ते पे जरा मुझे इजाजत दें, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी इसी नुक्ते से मुझे गुफ्तगू को जोड़ना है। जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे ट्यून्ड। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, ब्रेक पर जाते हुए खोसा साहब ये कह रहे थे कि जो भी हमारे लीडर्स आते हैं साथ भी, अगर उस काफिले के जो अली अमीन गंडापुर साहब जिसको रास्ते में छोड़ के आए थे, तो वो सारे के सारे गिरफ्तार हो जाते। लेकिन अमीर अब्बास साहब इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जब आपकी एक इतनी बड़ी सियासी क़यादत जो कि ज़ाहिर है पार्लियामान में है, वज़ीर आला हैं, वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी अपनी एक हैसियत है, जो बाकी सियासी क़यादत है वो भी साथ हो, तो ज़्यादा एक पॉलिटिकल ऑनरशिप जो है वो सारे प्रोसेस को मिल जाती। दूसरा मसला ये कि आपने लोगों के जो बच्चे हैं उनको आपने सड़कों पे वो ट्राई कर रहे थे, आपने देखा रात को भी डी चौक आने की, कहीं 20 लोग थे, कहीं 35 लोग थे। मेरे हिसाब से नंबर मैटर नहीं करता, उनका वर्कर कमिटमेंट शो करता है। 9 मई में भी हमने देखा था, वो जो भी, अब आप ये कह दें कि वो इनके वर्कर थे या नहीं, मैं इस बहस में नहीं पड़ती हूँ, लेकिन वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थे और लीडर सब ने उनको डिसोन कर दिया। कल भी मुझे ऐसे ही कुछ सिनेरियो नजर आया डी चौक पे, जो नौजवान पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे लीडर कोई नहीं था। देखिए, लीडर एक तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर इनका एहतजाज हो रहा था, फजल हक रोड पे, फैजाबाद के करीब, डी चौक, ये जो जना एवेन्यू है, इसके अलावा शायद 1-2 और मकामात पे।
कुछ लीडर्स इनके मुख्तलिफ मुकामात पे थे, जैसे कि नईम हैदर पंचोता हमें नजर आए, ऑन अब्बास बप्पी नजर आए, असद कैसर के भाई को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, अलीमा खान और उस्मा खान, इमरान खान साहब की बहनों को उठाया गया और उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, उनको हब्से बेजा में रखा गया। हत्या के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन हुई कि इन 2 खवातीन को उठाया गया और इनको जो है वो कहीं गायब कर दिया गया है। उनके ऊपर लाहौर में भी FIR दर्ज कर दी। अंदाजा करें, वो इस्लामाबाद डी चौक में मौजूद थी, FIR लाहौर में भी दर्ज हो गई है। सो जब फाशिज्म, मैडम, जब फाशिज्म हो रहा हो, बर्बरियत हो रही हो, वहशत हो रही हो, रेन ऑफ टेरर हो, आपने पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को टेरराइज कर दिया हो, तो फिर सियासतदान कहीं सामने आएगा, कहीं पीछे हटेगा, कहीं छुप के सियासत करेगा, कहीं खुल के करेगा। उन्होंने वो, अगर इन लोगों को उठा लिया गया, अगर आप हम चाहें वो सारे बाकी 50 लोग भी आ जाते, उनको भी उठा लेते। तो उन्होंने अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ को भी तो बरकरार रखना है ना। ये मामूली सियासत नहीं है तहरीक इंसाफ की, ये गैर मामूली एक और भी सियासत से गुजर एक रहे हैं। और भी ज़ाहिर है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यकीन नहीं रखती हूँ, लेकिन जाहिर है आपको पता है इस्लामाबाद तो गढ़ बना हुआ है आजकल, हर शख्स के पास एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जाहिर है वो एक तो 1 पेज इंजॉय करते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, फ़ायदे सारे वहाँ से लेते हैं, और इमरान खान साहब को भी लगता है कि अगर उनकी कभी कोई बातचीत होगी तो उन्हीं के थ्रू होगी। तो ये एक क्या कहते हैं, ये पहले से गेम सेट है, यानी कि ये वो ऐसे ही ये ऐसे ही करने के लिए वो आए थे। जी देखिए, इससे क्या हासिल हो रहा है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अगर वो ऐसे ही करना चाह रहे थे, हासिल क्या हुआ है? देखिए, अली अमीन गंडापुर ना, एक है कि हासिल क्या कर रही है सिर्फ PTI, एक है अली अमीन गंडापुर की पोजीशन। देखिए, मैं समझता हूं कि अली अमीन गंडापुर ना, उसकी पोजीशन ऐसी है कि जैसे आप बिल्कुल किसी तनी हुई रस्सी पे चल रहे हो ना, बिल्कुल तनी हुई रस्सी है कि आप थोड़ा सा लड़खड़ाए, डगमगाए, या इधर गिरे या इधर गिरे। अब अली अमीन गंडापुर की पोजीशन में अगर कोई शख्स खुद को रख के देखे कि उसने एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ वर्किंग रिलेशनशिप है ना, एक है एस्टैब्लिशमेंट का टाउट बन जाना, एस्टैब्लिशमेंट के ले पालक बन जाना, एस्टैब्लिशमेंट का दुमछल्ला बन जाना, वो तो एक और सियासत है। एक है कि बतौर चीफ मिनिस्टर या बतौर प्राइम मिनिस्टर जो आपका एस्टैब्लिशमेंट के साथ या किसी भी हुकूमती इदारे के साथ, रियासती इदारे के साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है, आपने वो मेंटेन करना है। दूसरा है कि आपने पार्टी को भी बचाना है। आपका लीडर जेल में पड़ा हुआ है, आपने उसकी जिद्दोजहद भी करनी है, आपने पार्टी का सर्वाइवल भी मुमकिन बनाना है। तो उसके ऊपर बहुत सारे इम्तिहान आना है अली अमीन गंडापुर के ऊपर। वो कहीं किसी की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा तो कोई और नाराज होगा, उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगा, क्योंकि उसकी पोजीशन इस वक्त ऐसी बन चुकी हुई है। जहां तक ये बात है कि PTI जो है वो उससे क्या हासिल करना चाहती है, देखिए तंजीला, PTI इस वक्त है रेजिस्टेंस मोड में। एक है ऑपोजिशन की सियासत जो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, जो जमात इस्लामी कर रही है, वो उनका सर्वाइवल खतरे पर नहीं है, वो पब्लिक इश्यूज पे सियासत करते हैं। जमात इस्लामी ने यहाँ पिंडी में, आपको पता है, बड़ा जबरदस्त उन्होंने शो किया महंगाई के ऊपर, मौलाना आईनी तरमीम पर कर रहे हैं। PTI सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, वो मुजाहमत रेजिस्टेंस के मोड में है। और जो रेजिस्टेंस कर रहा होता है, पूरी तारीख, इंसानी तारीख उठा के देख लें और कॉन्टेम्परेरी पॉलिटिक्स दुनिया को उठा के देख लें, जो रेजिस्टेंस होती है वो इसी तरह से होती है। उसमें आपने न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करना होती है, उसमें आपने रियासत की बशीरगी को ये एहसास दिलाना होता है कि आप अच्छा, मैं वापस आती हूँ आपके पास। आपने बड़ा अच्छा मुकदमा पेश किया अली अमीन गंडापुर साहब का, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए मैं आपकी सारी बातें मान लूँ, किरण साहिबा, मज़ाहमत अगर करनी है और अपनी बका की जंग अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ रही है और उसका फेस अली अमीन गंडापुर साहब हैं, आपको लगता है कि बस ऐसा ही कोई फेस होना चाहिए था अली अमीन गंडापुर साहब जैसा जो उनका लहजा है? वज़ीर आला बनने से पहले भी हमने कश्मीर में भी उनका लहजा देखा था। एक शख्स का मिजाज है, एक उनकी शख्सियत है, उसकी बड़ी गहरी छाप है उनके ऊपर ना। वो धौंस धमकी, कोई मेरे ख्याल में उनके पहले 100 दिन देखे, उसमें 100 धमकियाँ उन्होंने दी हैं कि इस्लामाबाद पे हमला कर देंगे, काबिज हो जाएंगे, पेस्को का दफ्तर मैंने उस पर कब्जा कर लेना है, गवर्नर उसको ताला लगा देना है। वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तंजीला साहब, अव्वल तो ये कि PTI को हमेशा ही सड़क सियासत और मज़ाहमत की सियासत और ऑपोजिशन की सियासत ये सूट करती है। PTI आपको हमेशा इसी तरह के मोड में ही दिखाई देगी। लेकिन मेरे बहुत सारे मुसलसल सवालात हैं। देखिए, जब ये इस दौर में हो रहा है, जो कुछ हुकूमत कर रही है, ना इस दौर में दुरुस्त है, ना जो PTI के दौरे हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा होता था, ना उस वक्त ये दुरुस्त होता था। अगर आप आज ही के सिनेरियो को कंपेयर करें ना, 2018 की एक वीडियो है, मैं इमरान खान साहब की देख रही थी, जिसमें वो बता रहे थे कि 144 लगी हुई है इस्लामाबाद में और उस वक्त TLP का एहतजाज, TLP के लोग आ रहे थे। इमरान खान साहब ने बहैसियत वजीर आजम बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली कहा था कि कोई भी रियासत की रट को चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो फिर उससे निपटा जाएगा, और फिर निपटा भी गया था। फिर हमने वो मनाजिर भी देखे थे। तो अगर आपकी हुकूमत में होते हुए रियासत के रट का आपको मालूम है
तो ऑपोजिशन में होते हुए भी आपको रियासत करेक्ट का और मालूम होना आपने चाहिए था। कानून बना लेकिन दिया, क्या आपको कीजिए, पसंद है नहीं पसंद, जी अगर डी चौक में मना नहीं है, पसंद, मुजाहिरा तो मना है, अगर कानून बन गया है आप बना दोबारा है जब जो आएंगे आप आपके कानून वक्त में तब्दील कर गलत था दीजिएगा। वो इस वक्त भी गलत है। लेकिन अब एक और चीज जो शहबाज साहब कह रहे थे कि एक बड़ी तादाद में लोग आ गए, उनका एंगर है, उनका गुस्सा है, वो अपना गुस्सा निकालने के लिए आए थे। तो वो अपना गुस्सा बेसिकली किस बात पे निकालने के लिए आए थे? अहम सवाल तो ये है, क्योंकि मेरी नॉलेज में जो पिछले एक हफ्ते से था वो तो गालिबन यही था, और आप लोग मेरे सीनियर भी हैं, मुझसे ज्यादा साहिब इल्म भी हैं, आप लोग शायद आप लोगों के इल्म में हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ यही मालूम था कि जो लोग आ रहे हैं, ये जो कारकुनान आ रहे हैं, एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं, वो बेसिकली इमरान खान साहब के रिहाई के हवाले से आ रहे हैं। लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर मुझे ये मालूम होता है कि केपी गवर्नमेंट से जब बात होती है तो वो बताते हैं कि अगर हुकूमत जो है वो इस आईनी तरमीम को मौखर कर दे तो हम अपने एहतजाज को मौखर कर देंगे। तो आया आपने अपने कारकुनान को बताया हुआ है कि वो जो गुस्सा निकालने के लिए आ रहे हैं वो बेसिकली इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं बल्कि आईनी तरमीम के हवाले से आ रहे हैं? तो सही। पीटीआई के तो अपने अंदर इतनी ज्यादा इस वक्त कंफ्यूजन पाई जाती है। अगर वो रेजिस्ट कर रहे हैं, अगर वो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, तो उनके कारकुनान का ये हक है कि उनको मालूम हो कि वो बेसिकली जो लड़ाई कर रहे हैं, जो झगड़ा कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, शहबाज खोसा साहब से जरा पूछ जहां लेना। तक आपने बात हाँ की, हाँ, आप जरा अली अमीन गंडापुर साहब पे बात जी कर जी लीजिए। जी जी अली अमीन गड्डापुर साहब की जो आप बात करें, देखिए मैंने आपको आगाज में भी कहा कि पीटीआई को ये वाली पॉलिटिक्स सूट करती है। इमरान खान साहब की भी जो वाह वाह हुआ करती थी वो इसी वजह से हुआ करती थी कि जब वो चाहे वजीर आजम की हैसियत से, चाहे पीटीआई के चेयरमैन की हैसियत से, जब वो ओए तोए किया करते थे, जब मुंह पे हाथ फेर कर कहा करते थे कि मुझे जरा जाने दो पाकिस्तान, मैं एसी भी निकलवाऊंगा और जो फैसिलिटीज मिली हुई है वो भी हटवाऊंगा, तो उनको वाह वाह मिला करती थी। जी जी ठीक है, हम एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में वापस आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और बात हम कर रहे थे शहबाज खोसा साहब, अब जाहिर बात है कानूनी तौर पर भी ज़रा बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मौजूद है, असम्बली ने हंगामी इजलास बुलाया है, कानूनी तौर पर मुशावरत हो रही है, ये शायद मैंने ढूंढा, अमीर अब्बास साहब आप भी ज़रा इसमें ऐड कर दीजिएगा, मुझे कोई ऐसा वाक़या नज़र नहीं आया कि एक सिटिंग वज़ीर आला जो है वो इस तरह से गायब हो जाए। तो कानूनी तौर पर ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर बात है अदालतों से रुजू करेगी उनकी बाजियाबी के लिए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसको अब कौन चलाएगा? वहाँ पे जो सारे मामलात हैं वो गवर्नर साहब के पास चले जाएंगे या क्या होगा? सबसे पहले तो मैं एक आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि सब अरेस्ट हो जाएंगे, मैंने ये कहा कि पीटीआई की क़यादत ने फैसला किया ठीक, कि अरेस्ट नहीं होना, ताकि अगर ये अरेस्ट होंगे तो ये फिर फोर्स किया जाएगा इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सपोर्ट करने के लिए, और उससे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज बढ़ जाएंगी। इसलिए पीटीआई की लीडरशिप ने ये फैसला किया कि यहाँ पर जो लीडर्स हैं और एमएनएज हैं ये बीच में अंदर जाकर अरेस्ट नहीं होंगे। ठीक, और मैं सलाम पेश करता हूँ पीटीआई के वर्कर्स को कि उन्होंने रबर बुलेट्स, गैस और इतनी फैशिज्म बर्दाश्त करने के बाद, इतनी रुकावटें बर्दाश्त करने के बाद इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचे। ये सारी जमातें मिल भी जाएं तो ये इतना क्राउड नहीं इकट्ठा कर सकती, और इनको इस पर शर्म भी आनी चाहिए और होश के नाखून भी इनको लेने चाहिए, क्योंकि ये मैसेज अवाम ने 8 फरवरी को भी इनको दे दिया कि अवाम किधर खड़ी हुई है, और ये मैसेज कल भी इनको मिल गया, और अगर नहीं मिला तो फिर इनका अल्लाह ही हाफिज है। और आपके शो पे मैं सख्त प्रोटेस्ट करूंगा कि यहाँ आप विक्टिम बैशिंग कर रहे हैं, यहाँ पर किसके साथ ज्यादती हो रही है? पीटीआई के कारकुन के साथ। यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की जा रही है तो वो किसके खिलाफ पास की जा रही है? अदालतों के खिलाफ पास की जा रही है, तो इस मुल्क के अवाम के खिलाफ पास की जा रही है। और वो कौन पास कर रहा है? तो हुकूमत वक्त टूट के साथ, हर 2 नंबरी के साथ। खोसा साहब मैं पता है आपको, हम बहुत लंबी बहस में चले जाएंगे। इस मुल्क में इसी पार्लियामान में इमरान खान समेत सारे लोगों ने एक्सटेंशंस को इंडोर्स किया हुआ है। हिस्टोरिक बातें करनी है कि आज की बात करनी है आप? नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ कि वो जो आप कहते हैं ना में ये सब लोग सारी चीजें करते रहे हैं। मुझे कानूनी तौर पर जरा केपी गवर्नमेंट का जरूर बता दीजिएगा आप अपनी बात मुकम्मल करने के बाद। हमारे और ये किसी की ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने अली अमीन गंडापुर को ट्रैप किया और इस फेडरेशन पे सब खून मारा, ये एक सख्त तरीन मुजम्मत, काबिल मुजम्मत बात की गई कि केपी के हाउस जो कि केपी के की टेरिटरी बनती है, इसमें पंजाब पुलिस और रेंजर जो है इस्लामाबाद के फोर्स वो अंदर दाखिल हुई। ये शर्म तरीन बात है। ये कौन सा कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आइन? अगर ये आईनी फेडरेशन है, अगर ये इस कॉन्स्टिट्यूशन में
ऑपरेट कर रही है, तो किधर है कादी फायजीसा साहब? किस लिए उनको 184 में इस कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार दिया हुआ है? क्या अंधे हो गए हैं वो नहीं देख सकते कि कल से एक सीएम मिसिंग है? क्या यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नजर नहीं आ रही इनको? इसीलिए कादी फायजीसा नामंजूर है, इसीलिए इनकी एक्सटेंशन नामंजूर है। ये अदालत जो है, ये इसने इंडोर्स करना होता है कि क्या गवर्नर रूल अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। गवर्नर रूल बिल्कुल नहीं अप्लाई हो सकता। अब अली अमीन बिल्कुल इस वक्त कायम है, या तो फिर आप उनको मिसिंग पर्सन में डिक्लेयर कर दें और कह दें कि मिसिंग है, फिर आप लगा लें गवर्नर रूल। कानूनी तौर पर बताइए, एक तो आपका सियासी नुक्ता नजर, कानूनी तौर पर जब तक उनके बारे में कोई खबर नहीं आती तब तक सूबे के जो मामलात है वो कौन चलाएगा? सेक्रेटरी चलाएंगे? वो स्पीकर वहां पे मौजूद हैं, उनके मिनिस्टर्स मौजूद हैं, वो इस वक्त उसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, अब अमीर अब्बास साहब लास्ट कमेंट आपका और फिर किरण का कि अदालत के साथ इनको रजू करके पता करना चाहिए कहाँ है, अगर वो मिसिंग हो गए हैं और जो कि यहाँ पर सहाफी मौजूद हैं जिनको पता है कि वो कहाँ है, उनसे पूछ लेना चाहिए। यहाँ पर ये सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अगर इनको यही नहीं पता इंटीरियर मिनिस्टर साहब को कि गवर्नर केपी के कहाँ है, तो फिर इनको तो सीट सबसे पहले इनको छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, मैं भी यही सवाल करने लगी थी। अली अमीन गंडापुर साहब से सियासी इख्तलाफ हो सकता है हुकूमत का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, लेकिन ज़ाहिर एक सूबे के वजीर आला हैं और वो ऐसे गायब हो जाएं कि जैसे वजीर दाखिला भी हाथ खड़े करके कहते हैं कि हमारे पास नहीं है, तो ये तो एक बिल्कुल तमाशा। अमीर अब्बास साहब, क्विकली बता दीजिए वे फॉरवर्ड क्या नजर आता है इस सारी सिचुएशन में? ये यहाँ पे बात ठप तो नहीं हो सकती? जी जाहिर बात है ना, आपने इंतहा कर दी, इसके बाद कोई और इंतहा हो नहीं सकती। अखलाकी इंतहा ही इन्हीं का नाम होता है, उसके बाद तो कत्ल गारतगरी होती है, वो तो कोई हल नहीं होता ना, वो तो कत्ल गारतगरी है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग ये दुनिया की तारीख में पहली ये सियासी हुकूमत बन चुकी है कि हमेशा शब खून किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस पे या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर पे या घर पे, वो हमेशा डिक्टेटरशिप के दौर में फौज मारती रही है। 12 अक्टूबर 1999 को प्राइम मिनिस्टर हाउस पे परवेज मुशर्रफ की फौज ने हमला किया और प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया। आज एक सियासी हुकूमत के अंदर आपने एक चीफ मिनिस्टर हाउस के ऊपर हमला करके उसके चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया। ये पहली सियासी हुकूमत है दुनिया की तारीख में जिन्होंने अपना मुंह काला करवाया है कि इनके दौर में शब खून मारा गया है एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर, उसके चीफ मिनिस्टर को अगवा कर लिया गया। तो 12 अक्टूबर 1999 का जो मंजन आज के बाद ये बेचेगी नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनको भी कौन को इनके मुंह पर जवाब देना चाहिए दो टोक, और ये 9 मई में भी इनको जवाब देना चाहिए कि 5 अक्टूबर को जो आप लोगों ने किया वो तो डिक्टेटर होते हैं जो ये काम करते हैं। तुम एक सिविलियन बैठे हुए हो प्राइम मिनिस्टर और तुम्हारे नीचे सिविलियन कैबिनेट बैठी हुई है। किरण, क्विकली अगर बताएं क्या आप समझती हैं इसका, ये किधर जा रही हैं चीजें? ये आज मामला आज रात तक क्लियर हो जाए? वेट करूंगी इस सारी सिचुएशन का कि जब तक अली अमीन गंडापुर साहब सामने नहीं आ जाते, वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे देते, क्योंकि अभी मेरे पास हुकूमत का एक स्टेटमेंट सामने है। वजीर दाखिला कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कहाँ पर है। अली अमीन गंडापुर साहब जब सामने आ जाते हैं और जितनी बातें या शहबाज साहब ने जो बात की या अमीर अब्बास साहब ने जो बात की, अगर वो सारी बातें अली अमीन गंडापुर साहब आकर कर देते हैं तो फिर उसके बाद शायद इस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन अगर आके वो अपनी ही किसी मसरूफियात के बारे में बताते हैं तो फिर हम जो कुछ डिस्कस कर रहे हैं या हम जिस तरफ तनकीद को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें बेकार हो जाएंगी कि जो शख्स जिसके बारे में इतनी कुछ डिबेट हो रही है और वो आकर कहे कि जी मैं कहीं आराम फरमा रहा था और फिर उसके बाद अब मैं वो 2 दिन का एक ब्रेक लेकर वापस आ गया हूं। तो जब तक हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिचुएशन को हमने नॉर्मल करना है तो तमाम ही लोगों को, तमाम ही हलकों को एक 2 स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, जिसके बाद ही ये सारी चीजें जो है वो नॉर्मलाइज हो सकती हैं। अदरवाइज कि वो खैरियत से भी हूं, डिस्कशंस पे लगे रहेंगे। उम्मीद करते हैं वो खैरियत से भी हूं। और ये जो तमाशा है ये इस मुल्क का, रियासत का, निज़ाम का, सबका तमाशा है, सिर्फ पीटीआई का तमाशा नहीं है। इसको जितना जल्दी समेटा जाए और मुदब्बराना तरीके से इसको समेटा जाए, मजाक ना बनाया जाए निज़ाम को और चीज़ों को, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। तीनों मेहमानों का शुक्रिया जी, आज के लिए इतना। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।